आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शिराज चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। नाजरीन, इस वक्त हम रजौरी में हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता जी। राजेंद्र जी, खैर मकतूब है आपका प्राइम पोस्ट में। धन्यवाद शिराज जी कि आपने मुझे अपने इस पर लाइव लिया। थैंक यू। आज हम बात करेंगे मरकज़ के हवाले से भी और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी। मरकज़ में भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी को मरकज़ ही देख रहा है। हम बात करेंगे इस वक्त सबसे पहले महंगाई के बारे में, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी और मरकज़ में भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का है। शिराज जी, बात यह है कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइव लिया। तो बड़ा अच्छा सवाल भी आपने शुरू किया, मैं उसी पे बात करूँगा। शिराज जी, बात यह है कि हर आदमी का सोचने का अपना अपना नज़रिया है। पता नहीं आपके लिए क्या चीज़ महंगी, आप उसको महंगा मान के चलते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आटा, दाल, चावल जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इस पे सरकार का पूरी तरह कंट्रोल है। पिछले 6 साल में आप देखेंगे 30 रुपये किलो से आटा नहीं गया। आज आलू 20 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 30 रुपये किलो बिक रहा है, सब्जियां देखेंगे 20-30 रुपये किलो बिक रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि सरकार ने उसके बावजूद भी जो बीपीएल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, 1 किलो दाल हर महीने मुफ्त दी गई। मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें ठीक है। आपका पता नहीं किसके रिलेटेड है कि क्या चीज़ महंगी है। अगर उसके इस वक्त हम बात करेंगे अगर, तो हर दिन जम्मू में भी हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अदर स्टेटों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डीजल की जो कीमतें हैं उनके हवाले से, पेट्रोल की कीमतें हैं, रसोई का जो गैस है, कुकिंग गैस, वो एक महीने में, पिछले महीने में 3 बार उसका रेट बढ़ा है। आए दिन जो यूथ कांग्रेस है या कांग्रेस की बात करें, वो भी जम्मू में सड़कों पर ही रहती है। इसी के हवाले से जो है हम बात करना चाहते हैं। जहाँ तक तो बात है यूथ कांग्रेस की, वो तो पिछले दिनों अपने ही नेता के खिलाफ सड़कों पे थे, श्रीमान आज़ाद साहब। इसलिए उनको पता ही नहीं हमने कब सड़कों पे उतरना और कब घर बैठ रहा है, इसलिए हम उनके सड़कों पे उतरने की ना ही बात करें तो अच्छी है। यहाँ तक बात रही डीजल पेट्रोल की, मैं ये कहूँगा कि ये इंटरनेशनल भाव से कम ज़्यादा होता है। नंबर 1। नंबर 2 ये रहता है कि आप देखेंगे एक स्टेट में 80 रुपये लीटर बिक रहा है तो दूसरी स्टेट में वो 100 रुपये लीटर बिक रहा है। वहाँ की स्टेट ने जो टैक्सेस उस पर लगाए हैं वो उस पर लग के वो महंगा होता है। पहले उसका अपना एक्चुअल रेट है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगता है। अगर कहीं लगता है कांग्रेस को कि डीजल और पेट्रोल महंगा, तो उनकी जो 3-4 स्टेटों में सरकार है वहां से वो टैक्स उठा ले, 20-25 रुपये लीटर एक रात में सस्ता हो जाएगा। सिर्फ जुलूस निकालने से, क्रिटिसाइज करने से ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हमें समझना पड़ेगा कि तेल के भाव जो है इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं, उसी लिए, क्योंकि इंडिया में तेल होता नहीं है, उसी लिए इंडिया में भी तेल महंगा हो रहा है। हम ये भी मान के चलेंगे सरकार इस पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश करेगी। राजेंद्र जी, अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत बड़ी बेरोजगारी है जो बढ़ चुकी है। पढ़ा लिखा जो युवा है वो सड़कों पर है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है जो त्रिकुटा नगर में, हम देख रहे हैं खबरों में भी, सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं, उसके बाहर भी बच्चे जो है वो धरने पर बैठे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो रियासत के जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना साहब, वो भी उनके पास आए, उन्होंने भी उनको यकीन दहानी दी कि हम भी आपका जो मुद्दा है इसको सेंटर तक पहुँचाएंगे, आपके मसले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए। जहाँ तक बात है चौधरी साहब, वो जो बच्चे बैठे थे, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठ के बच्चों ने हमारे प्रेसिडेंट साहब से बात की, मैं कहूँ बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि अगर हमारी कोई बात सुन पाएगा तो सिर्फ बीजेपी सुन पाएगी। उनको लगता है कि अगर हमारी को हल कर पाएगा तो सिर्फ बीजेपी हल कर पाएगी। मैं कहता हूँ ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोगों का उस पर यकीन है। भाई साहब, हमें ये भी देखना है कि उन 90,000 बच्चों के साथ ब्लैकमेलिंग किस पॉलिटिकल पार्टी ने की। उनको 500 रुपये महीने में नीड बेस पे किसने लगाया और क्यों लगाया? जब इलेक्शन आते थे तब का एमएलए, तब का पॉलिटिकल पार्टी एक्शन को फोन करती थी, ये मैं 50 लड़के भेज रहा हूँ, इसको नीड बेस पे लगा दो। 500 रुपये में आपने उनको नीड बेस पे लगा लिया, आगे कौन का पता नहीं किया। वो 90,000 बच्चे कहाँ एडजस्ट हो, उसके लिए वो वहां बैठे थे। रविंद्र रैना जी ने उनसे बात की, उनकी टाइम टू टाइम एलजी साहब से बात हो रही है और कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो है इसका हल निकालने की कोशिश करेगी। मगर ये खड्डा जो है पिछले 70 सालों में इन लोगों ने भरा है, हमें उसको भरने में टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं कि उन लोगों का कोई ना कोई जल्द से जल्द हल निकले और वो अपनी रोजी रोटी कमा पाए।
अगर हम बात करेंगे राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, खिता है पीर पंजाल की, बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों ज़िले हैं जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। आए दिन शेलिंग भी होती है, लोग गोलाबारी होती है, जब उसमें भी लोगों को नुकसान पहुंचता है। बेरोजगारी भी है। क्या आपको लगता नहीं मरकज़ में इस वक्त आपकी हुकूमत है, क्या इन दोनों ज़िलों के लिए जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए ज़िले, पिछड़े हुए ज़िले हैं, इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बॉर्डर बटालियन बनानी चाहिए जिसमें इन लोगों को रोज़गार मिले? दो तीन आपका एक सवाल में, मगर सवाल में आपके 3-4 सवाल हैं। एक तो सवाल है कि बड़ी शेलिंग होती है। मैं कहूँगा कि बेसिकली हम बदकिस्मती से, हमारा पड़ोसी जो है, हम गलत पड़ोस में पैदा हुए। ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि उसको है ना खाना है, ना खाने देना है, ना चैन से रहना, ना चैन से रहने देना है। मगर आपने देखा होगा जब से 2014 के बाद सरकार आई है, सरकार ने पूरी तरह अपने बॉर्डरों को टाइट करके और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया है। दूसरा बात है कि आगे आप देखते थे कि जैसे शेलिंग होती थी, हमारे पशु मारे जाते थे, हमारे लोग मारे जाते थे, हमारे लोगों को उजड़ना पड़ता था। सरकार ने उसका परमानेंट हल निकाला, वहां पे पक्के बंकर बना के, चाहे वो उनको लोगों को अलग से बना के दिए, चाहे कम्युनिटी बंकर बना के दिए। पिछले 70 सालों पे इन चीजों पे कोई नहीं सोच पाया, मगर मोदी सरकार ने सोचा कि इसका परमानेंट हल क्या है, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है वो सुधरने वाला नहीं है, इसलिए उन लोगों के लिए वहां पक्के बंकरों का इंतजाम किया, जिससे जो है शेलिंग में हमारा नुकसान कम हो, उसके बाद कम हुआ है। तीसरी बात जो आपकी रहती है कि राजौरी पुंछ एक बॉर्डर एरिया है, इसमें कोई ना कोई एक बटालियन राजौरी पुंछ के लिए स्पेशली खड़ी होनी चाहिए। हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं उसमें एडजस्ट होने चाहिए। हमने भी ये अपना जो इशू है अपनी पार्टी को, अपनी हाईकमांड को, अपनी सरकार के आगे रखा है। मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पर भी काम होगा। राजेंद्र जी, अगर हम बात करें असम्बली इलेक्शन की जम्मू कश्मीर में, काफ़ी टाइम हो गया है जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर रूल है वो लगा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता कि आपकी जो लीडरशिप है, आपने क्या सेंटर में ये बात नहीं की है कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, या कि अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना हो, अभी गवर्नर रूल ही नहीं जम्मू कश्मीर? भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी का टोटल ये स्टैंड है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जीते हैं। सब स्टेटों में सरकारें होनी चाहिए, अपनी अपनी लोकल जो गवर्नमेंट है वो चलनी चाहिए। मगर आप देखेंगे कि हम पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पड़ोसी दिन ब दिन इसमें इंटरफेरेंस करता है। यहाँ 370 का एक बहुत बड़ा मसला था, यहाँ मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा इशू था। यहाँ गवर्नर रूल को पहली बार नहीं लगा, इसके पहले भी 5-5, 6-6 साल हमने जो गवर्नर रूल जो है वो देखा है। 5-5, 6-6 साल, अभी तो 1.5 साल सारा हुआ है, 5-5, 6-6 साल। अब कहीं ना कहीं मरकज भी ये दावा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बदल चुके हैं, अब इसमें सुधार आ चुका। क्या आपको नहीं लगता कि ये माहौल है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में असेंबली के जो इलेक्शन है वो होने चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखें कि सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है कि 1.5 साल में सरकार ने सारी जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी लाने की कोशिश किया। आप भी दिन भर घूमते हैं जगह जगह, आपका हमसे भी ज्यादा जगह पे जाना होता है, आपने देखा नॉर्मलसी आई है। उसके बावजूद इस जम्मू कश्मीर में बहुत काम नहीं हुए थे। जैसे ये आपका 3 टियर सिस्टम पिछले 70 सालों में नहीं लागू हुआ था, सरकार ने उस काम को कंप्लीट किया। उसके बाद हम धीरे धीरे असेंबली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ डिलिमिटेशन का इशू है, एक असेंबली हमारी 70,000 की है, दूसरी असेंबली हमारी 2.5 लाख की है। वो इशू है, उन इशू को सेटल करके जैसे ही वो डिलिमिटेशन हो जाती हैं, यहाँ पे हमारा और इशू है, डिस्ट्रिक्ट कुछ बढ़ने चाहिए। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कश्मीर में चले जाएंगे हम 2 घंटे में 6 डिस्ट्रिक्ट घूम लेते हैं, यहाँ 6 घंटे में एक डिस्ट्रिक्ट नहीं आप निकल सकते, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये चीजें जैसे ही ठीक हो जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ के अच्छे से बन जाए, डिलिमिटेशन यहाँ पे अच्छे से हो जाए, तो सरकार को जो है यहाँ पे इलेक्शन करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें सहमत है और सरकार भी बार बार यही कह रही है कि जैसे ही हम सारी चीजें ठीक कर देते हैं, हम आपके इलेक्शन करा के यहाँ की लोकल सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए? भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24/7 काम करती है। आप मेरे पार्टी ऑफिस राजौरी में भी आते रहते हैं, हमारा पार्टी ऑफिस 24/7 चलता है। इसलिए हम कोई इलेक्शन के दिनों में, हमारी पार्टी को इलेक्शन के दिनों में काम नहीं करती। हम 24 घंटे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम 24 घंटे जिस टाइम इलेक्शन अनाउंस होंगे हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर हम बात करेंगे ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो उसके हवाले से भी जो आपके प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी बड़े बातें कर रहे हैं, हम गुजर और बकरवालों के लिए ये करेंगे, हम इनका सुधार लाएंगे। लेकिन ज़मीनी सतह पर अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें, अब भी इन लोगों की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है।
अब भी इन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। रविंद्र रैना साहब ने भी ये कहा, हम इनको पक्के घर भी बना के देंगे, इनके लिए फ्लैट बनाएंगे, अलग से कॉलोनियाँ बनाएंगे जिसमें इन लोगों को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको भी हम कामयाब करेंगे। क्या ये सिर्फ खोखले वादे हैं कि ज़मीनी सतह में भी इनके लिए होगा, या इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाए? चौधरी साहब, आप बड़े एक पढ़े लिखे आदमी हैं, बाशऊर आदमी हैं। मैं कहूँगा कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। 370 के कारण पिछले 70 साल में हमने यहाँ पे गुज्जर बक्कर वालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। बाबा मिली ना, आप देखें आपके सरपंचेस में आपको रिजर्वेशन मिली, आपको डीडीसी के चेयरमैन बनने में रिजर्वेशन मिली। इसके बाद जब यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे लगभग 10 से 11 सीटें गुज्जर बक्कर वालों के लिए रिजर्व होंगी। मैं कहूँगा ये तो बातें करने की बात थोड़ी, ये तो प्रैक्टिकल काम जो है बीजेपी कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने देखा कि 70 साल में जम्मू कश्मीर में हमने फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं किया, जो कि पूरे हिंदुस्तान में लागू है, यहाँ नहीं किया। क्यों? इन लोगों ने बेसिकली गुज्जर बकरवाल को बेवकूफ बनाया। इन लोगों ने उनके वोट लेके उनके साथ इमोशनली ब्लैकमेल की। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक कोई ज्यादा वोट गुज्जर बकरवालों के नहीं लिए, मगर हम वोटों की राजनीति कभी करते भी नहीं। हमने जैसे ही सरकार हमारे हाथों में आई, हमने फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पे लागू किया कि जिस गुज्जर को उम्र हो गई है जंगल में बैठे हुए, उसके पास ना कोई जगह है ना कोई रहने का ठिकाना है, उसकी जो स्केल बनती है उसके कागज बना के उसके हवाले किए जाए। मैं ये कह रहा हूँ यही तो प्रैक्टिकली काम है। मगर हम कहेंगे कि तो हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं कि रात को 370 उठाया, सुबह गुज्जरों को भी सब कुछ मिल गया, पहाड़ियों को भी सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होता। काम हो रहा है उस पर। पिछले 40 सालों से आप देखेंगे कि पहाड़ियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनके स्कॉलरशिप उनको दे रहे हैं, उनका पहाड़ी हॉस्टल खोल रहे हैं, मगर उनको रिजर्वेशन नहीं दे। 1.5 साल हुआ गवर्नर रूल लगे हुए, आपने देखा उनको 4% रिजर्वेशन मिल गई, गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गई। बीजेपी कभी वोटों का हिसाब नहीं लगाती कि हमें गुज्जर वोट देंगे कि पहाड़ी वोट देंगे, हमें मुस्लिम वोट देगा कि हमें हिंदू वोट देगा। बीजेपी जो है वो मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर काम करती है कि गुजरों का हक गुजरों को मिलना चाहिए, पहाड़ियों का हक पहाड़ियों का मिलना चाहिए, जोरी पूंछ का हक जोरी पूंछ को मिलना चाहिए, जम्मू का हक जम्मू को मिलना चाहिए। इसलिए बीजेपी कभी उस तरीके से काम नहीं करती कि हमें कहाँ वोट मिले, किस कम्युनिटी के मिले, किस ऑर्गेनाइजेशन के मिले, हम उसके लिए काम करें। आप देखेंगे कि बीजेपी एक बड़े मन से काम करती है, क्योंकि हम सब लोग हिंदुस्तानी है। गुज्जर भी यहाँ का हिंदुस्तानी है, पहाड़ी भी हिंदुस्तानी है, राजौरी में रहने वाला भी हिंदुस्तानी है, जम्मू में भी रहने वाला हिंदुस्तानी है, और कश्मीर में जो रहता है वो भी हिंदुस्तानी है। इसलिए भारत सरकार को सबके लिए काम करना है, ना कि एक कम्युनिटी के लिए, ना कि एक किसी पर्सन के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुले मन से काम कर रही है, जो जिसका राइट बनता है वो उसको मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी पहल की है जम्मू कश्मीर में। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को एम्पावर किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हम भी मुबारक पेश करते हैं। थैंक यू जी, बहुत अच्छा काम किया। पहली बार एम्पावरमेंट किया है ग्रास रूट लेवल से पंचायतों को। डीडीसी के भी इलेक्शन हुए। पिछले 2-3 दिन पहले डीडीसी जितने भी मेंबर थे, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, उनकी गवर्नर साहब के साथ मीटिंग भी थी जम्मू में, और उनकी 2 दिवसीय ट्रेनिंग भी थी। लेकिन उन्होंने वहाँ बाईकाट किया उस ट्रेनिंग का और प्रोटेस्ट पे चले गए। क्या कारण रहा? डीडीसी क्यों प्रोटेस्ट पे गए? उनकी जो डिमांड है, क्या आपको क्या लगता है कि उनकी जो डिमांड है वो जायज़ है? वो ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ। चौधरी साहब, बात ऐसे है कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जब से हम 1947 में आज़ाद हुए, हमें डेमोक्रेसी मिली। सरकार किसी की भी रहे, मगर हमें यहाँ डेमोक्रेसी मिली, चाहे वो बोलने की थी, चाहे वो वोट डालने की है, चाहे वो जीने की है। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में जीते हैं। इसलिए जो हमारे नुमाइंदे जीत के आए हैं उनको कुछ भी हक है। मैं उनके बारे में ये नहीं बोलूँगा कि उनको हक है या नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि रियल रिप्रेजेंटेटिव, वार्ड मेंबर, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, यही लोग रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के। इनको अपनी डिमांडों के साथ साथ लोगों की डिमांडों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि उनको अपनी उनके ग्रीवेंसेस हैं वो सरकार से बात ना करें, उनका कोई प्रोटोकॉल का इशू है, उनको कोई हार्मोनियम का इशू है, उनके को ऑफिस का इशू है, उनको सरकार से बात, उन्होंने सरकार से टाइम मांगा, एलजी साहब ने 1 सेकंड में टाइम। मेरा मानना है कि एजाज से पहले वो एलजी साहब से मिलते, अपनी बात रखते,
मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं कहीं कोई किसी चीज को कंडेम नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का हक है और सरकार भी को भी जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उनको सुनना है, उनको जो है सॉल्व करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहूंगा कि जो उनकी जेन्युइन डिमांड है वो यहाँ की सरकार को सुन के उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। राजेंद्र जी, आखिर में मेरा एक सवाल रहेगा, चलते चलते हमें भी ये सवाल जेहन में आ गया है, रजौरी के हवाले से ये सवाल है कि मिनी सेक्रेटरी रजौरी का जो मसला है वो यूं का त्यों ही पड़ा हुआ है। 4 साल पहले मिनी सेक्रेटरी का काम शुरू हुआ लेकिन वो बंद हो गया। आपको नहीं लगता है रजौरी डिस्ट्रिक्ट की फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, ये बड़े दूर दराज से लोग आते हैं हेडक्वार्टर में और अलग अलग जगह में ऑफिस हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त आपकी सरकार है जो मरकज़ में है, क्या आप लोग अगर बात करोगे तो उसके ऊपर सुनवाई होगी? क्या आपको नहीं लगता कि मिनी सेक्रेटरी का जो मसला है इसको जल्द अज जल्द हल करवाया जाए? चौधरी साहब, ये बड़ी ही एक जेन्युइन डिमांड और जेन्युइन पॉइंट है आपका। मैं कहूँगा कि रजौरी के लिए इससे बढ़िया पॉइंट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबको बाहर से आना है, फार फ्लंग एरिया से आना है, तहसील ऑफिस कहीं है, एसीडी कहीं बैठते हैं, सेक्टर डीसी साहब कहीं बैठते हैं, उसके पूरा दिन बेचारे का एक रिपोर्ट करवाने में गुजर जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। मिनी सेक्रेटरीट का इशू है, मैं कहूँगा कि हमारा स्टैंड ये है कि मिनी सेक्रेटरीट सेंटर में बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंजाकोट के बंदे ने भी पहुँचना है, यहाँ बकोरी के बंदे ने भी पहुँचना है, यहाँ सुंदरबनी के बंदे ने भी पहुँचना है। मैं ये कहता हूं कि एक जगह पे मिनी सेक्रेटरी रातों रात इन्होंने स्टोन रख दिया डाइट की जगह में, वहां डाइट बनी, डाइट कम्प्लेक्स था, वो रातों रात वहां स्टोन रखने वाली कौन सी बात थी? किसने वहां की परमिशन दी? क्यों हमने रातों रात वहां पैसे लगाए? मैं तो कहता हूं कि उसकी पूरी तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन अफसरों ने वो गलती किया उनसे उनकी भरपाई होनी चाहिए। मिनी सेक्रेटरीट सेंटर में कहीं भी बने, मिनी सेक्रेटरीट सेंटर रजौरी के सेंटर में, यहाँ का पे मंजाकोट का बंदा भी पहुंचे, यहाँ निशारा का भी पहुंचे, यहाँ कालाकोट का भी पहुंच पाए, यहाँ बुद्धल बकोरी का भी पहुंच पाए, यहाँ थाना मंडी का भी पहुंच पाए, यहाँ से धराल का भी पहुंच पाए। उस जगह पे जिस दिन मर्जी मिनी सेक्रेटरीट शुरू होए, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात, हम अपनी सरकार से मिनी सेक्रेटरीट पे स्पेशल 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं एलजी साहब से टाइम लेके मिनी सेक्रेटरीट की नंबर 1 पे पॉइंट पे बात रख के इस चीज को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी की एक बहुत जरूरी डिमांड है और एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है। इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया राजेंद्र जी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता जी। इनसे हमने हर मुद्दे के ऊपर मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक के हर मुद्दे के ऊपर बात की और इन्होंने बखूबी हर सवाल का जवाब दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शिराज चौधरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्राइम पोस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।